बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ऑफ ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एवरीडे साइंस की लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर हम लोगों ने एवरीडे साइंस भी कवर कर रहे हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स पहले कवर कर रहे हैं साथ, और इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी कवर की थी, वो उनकी भी प्ले लिस्ट मौजूद है हमारे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हमारा पेड टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसके बाद डेली बेसिस पर टेस्ट सेशन है वो कंडक्ट किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब स्टूडेंट है वो रजिस्टर्ड है इन दोनों सेशंस के अंदर। 2 सेशंस हमारे स्टार्ट हैं, तो अगर आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन के एंड पर आप देखेंगे तो आपका नंबर्स मिल जाएंगे, उन पर रब्ता करके आप लोग जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं, जिसके अंदर रेगुलर तैयारी करवाई जा रही है। तो 7 चैप्टर इसके कवर हो चुके हैं, बल्कि 8 चैप्टर कवर हो चुके हैं। 9वां चैप्टर है स्पेस एंड सैटेलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़े एमसीक्यूज इसमें से 1 पेपर के जो पेपर्स आते हैं उनमें भी, जनरल नॉलेज में भी, जितने भी ये एफपीएससी के 1 पेपर से रेलिवेंट जॉब्स होती हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह की, उनमें भी इसमें से काफी सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मैं इंडिकेट करूंगा कौन कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो इसको गौर से देखिएगा ताकि आपको ये कंप्लीट वीडियो है वो समझ आ सके। स्पेस एंड सैटेलाइट, उन्होंने कहा कि ये चारों तरफ जो हम लोग देख रहे हैं, चांद सूरज तारे जो भी हमें नजर आते हैं, ये सारी की सारी स्पेस है। उन्होंने कहा कि जब क्लियर नाइट होती है तो हम सारों को काउंटलेस चमकती हुई चीजें नजर आती हैं, हम उनको स्टार्स कहते हैं। बट ये अकेले स्टार्स नहीं होते, इसमें गैलेक्सीज भी होती हैं, स्टार्स भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं, मून भी होता है और अदर बॉडीज भी होती हैं। ऑल दीज बॉडीज आर कॉल्ड एज हेवनली बॉडीज। ठीक है, हेवनली बॉडीज हैं वो पूरी स्पेस के अंदर बिखरे हुए हैं, और इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिवर्स का नाम दे देते होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स का नाम दे देते होते हैं। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के, स्पेस के अंदर लोग जाना कब से शुरू हुआ, कब से ये काम स्टार्ट हुआ, यहां से ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने कहा कि काउंटलेस हम लोग चीजें हैं वो ऊपर देखते रहते थे स्पेस में, तो ये हमारे से इतनी दूर थी कि इनको पहुंचना नामुमकिन लगता था। ऐसा ऐसा हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है, सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनका कैसे पता चला। जो स्पेस एज है, स्पेस के बारे में जानना कब शुरू हुए हम लोग, अक्टूबर 1957 के अंदर, जब सोवियत यूनियन ने पहला स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक 1, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज बहुत बार आया है कि पहला जो स्पेस क्राफ्ट है किस एजेंसी ने कब भेजा था स्पेस के अंदर। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 भेजा गया था सोवियत यूनियन की तरफ से, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द कर रहा है। दिस वाज फॉलोड बाय अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज लॉन्च द मैनी स्पेस एयरक्राफ्ट। उसके बाद बहुत सारे भेजे गए, जो सबसे पहले था स्पुतनिक 1 था। They are monitoring the weather conditions or large range of radio, television transmissions, precise navigation और exploration of the earth। ये सारी की सारी चीजें करने के लिए यूज हो रहे हैं स्पेस एयरक्राफ्ट। अब ये नासा के बारे में बड़े एमसीक्यूज आते होते हैं कि नासा है क्या चीज है, ये ही नहीं पता होता, बस नासा एक एजेंसी है ये हमें पता होता है। नासा असल तौर पर नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ये क्या चीज है, एक अमेरिकन एजेंसी। एक तो ये इसका मुखफ़फ़ है, ये आपको याद करना है कि ये किस चीज का मुखफ़फ़ है। दूसरा ये एक अमेरिकन एजेंसी है, ये भी एमसीक्यूज आता होता है। इसका काम क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एविएशन। ये 4 एमसीक्यूज यहां से ये 2 लाइनों से बन सकते हैं। ये बनी कब थी, और उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑफ द इट्स स्पेस एक्टिविटीज द मैन स्टेप्ड इनटू द मून ऑन, चांद के ऊपर इंसान कब गया था, 20 जुलाई सन 1969 को। ठीक है, और नासा सेंड द स्पेस एयरक्राफ्ट टू द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज। नासा बहुत सारे काम कर रहा है, जो कि डिफरेंट जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर भेजना, उसके बाद वेदर कंडीशंस बताना, ये सारी की सारी चीजें काम कर रहे हैं। बिग अचीवमेंट ऑफ द नासा एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये बनाया, ISS वो लिखा हुआ है। इसको बाद में देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये MIR, रशियन जो स्पेस स्टेशन obtained the अर्थ फॉर द 15 years एट द हाइट ऑफ द 300 किलोमीटर, और
इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं रशिया वालों ने भी। और उसके बाद आईएसएस क्या चीज है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असल तौर पर है क्या चीज है, ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका, रशिया, जापान और कनाडा और यूरोप का। ये फुटबॉल के ग्राउंड से के साइज से बड़ा एक स्पेस एयरक्राफ्ट बनाया गया जो 400 किलोमीटर अर्थ से ऊपर काम कर रहा है। और ये देख लें, ये आईएसएस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि फुटबॉल के ग्राउंड से बड़ा एक स्पेस एयरक्राफ्ट इन्होंने भेजा हुआ है जो कि 400 किलोमीटर ऊपर 20 साल से पिछले से जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये 90 मिनट के अंदर अपनी जो एक रेवोल्यूशन है अर्थ के इर्द गिर्द कंप्लीट करता है। ये द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस स्पेस स्टेशन, मैनी ऑफ देम स्टे इट फॉर द सेवरल मंथ। इस स्पेस स्टेशन के अंदर कई साइंटिस्ट गए हैं और इसके अंदर रुके भी हैं कितने कितने माह तक, और उसके बाद सेफली बैक वापस भी आए हैं। ये स्पेस स्टेशन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि बनाया गया है 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, जो कि मैंने आपको बता दिया, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप ने। ठीक है, मोर देन 250 साइंटिस्ट हैं जो कि इसके अंदर अपना रिसर्च वर्क है ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में जाके अपना कंप्लीट करके आए हैं। सोवियत यूनियन ने उसके बाद स्पुतनिक 2 है, ये कब भेजा था, 3 नवंबर 1957 को। और इसके अंदर पहली बार जो जिंदा चीज भेजी गई थी स्पेस के अंदर वो एक डॉग था। ये सारे ही एमसीक्यूज है, हर लाइन से एमसीक्यूज इसमें से तो निकलता है। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट की डेफिनेशन भी नहीं आती, ये एमसीक्यू जब आ जाता है तो ये भी गलत ही होता है, स्टार बंदा लिखा आता है। द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड वेरी बिग हेवनली बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट। कोई भी ऐसी चीज जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही होती है और हेवनली बॉडी होती है उसको सैटेलाइट कहते हैं। और मून भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। ये एमसीक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, अर्थ क्या सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि चांद है, ठीक है, जो कि इसके इर्द गिर्द घूमता है। और ये एमसीक्यूज बहुत बार पीपीएससी में भी आए हैं। मार्स के कितने चांद हैं, 2, जुपिटर के 79, सैटर्न के 82, सबसे ज्यादा चांद किसके हैं, ये सैटर्न के हैं, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14। ये सारे ही एमसीक्यूज हैं। और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो कि सुबह के टाइम हमारे ये हॉरिजॉन के ऊपर नजर आती है वो वीनस प्लेनेट है और जिसको मॉर्निंग स्टार का भी नाम दिया जाता है। ये भी एमसीक्यूज है, मॉर्निंग स्टार किस प्लेनेट को हम कहते हैं, वीनस को कहते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं, अर्थ रोटेट अबाउट द एक्सिस। हाँ, ये भी एमसीक्यूज है। अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इस वजह से मून और स्टार्स हमें ऐसे अपीयर होते हैं कि जैसे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये अर्थ है अपने इर्द गिर्द जो घूमती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। हंड्रेड्स ऑफ द सैटेलाइट्स हैं वो आसमान के अंदर भेजे गए। जब आसमान साफ हो तो हमें वो नाइट के टाइम नजर भी आते हैं, टेलीस्कोप के जरिए भी देखे जा सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो इंसान ने खुद भेजे हैं जमीन के इर्द गिर्द घूमने के लिए। नेचुरल सैटेलाइट जमीन का सिर्फ एक ही होता है और ये रॉकेट के जरिए भेजे जाते हैं। द हायर द सैटेलाइट द स्लोअर इज इट्स स्पीड एंड लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। जितना दूर जाएगा उतना वो ज्यादा टाइम लेगा अर्थ के इर्द गिर्द अपना सफर कंप्लीट करने के अंदर। ये एक हबल टेलीस्कोप है, ये किसके लिए यूज, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, यूज फॉर द रेडियो सिग्नल्स और एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन जो है ये हमें पहुंचाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट काम क्या करते हैं, जितने टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन प्रोग्राम ये सारे के सारे चल रहे हैं, ये हमारे तक जो पहुंचते हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से ही चल रहे हैं। एक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये वाला। ये क्या काम करता है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विद इन द सेम स्पीड एज द अर्थ इज नोन एज द, जितनी स्पीड पर अर्थ घूमती है इसलिए तो जियो स्टेशनरी ऐसे लगता है जैसे ये रुका हुआ है। और ये कहां पर इसको प्रिसाइज किया गया, कहां पर इसको रोका गया, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। इट्स ऑर्बिट इज हाई अबाउट द 36,000 किलोमीटर एंड इट इज पोजीशन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। और ये वन प्लेस एट द टाइम इज व्यूड इन द अर्थ, इट इज कॉमनली यूज्ड एज द कम्युनिकेशन पर्पसेस और ट्रांसमिट द टीवी सिग्नल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द कितने किलोमीटर, 14,070 किलोमीटर पर आवर
की स्पीड से घूम रही होती है इक्वेटर के इर्द गिर्द। और ये भी आ जाता होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है कितनी देर में अर्थ के इर्द गिर्द, जितनी देर में, एक साल में कंप्लीट करेगा। जाहिर है क्योंकि ये अर्थ की स्पीड है वो एक साल के अंदर सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। आगे आ जाता है जी, कवर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, सारी की सारी अर्थ को कवर करके ट्रांसमिट करता है सिग्नल टीवी के लिए। उसके बाद वेदर इंफॉर्मेशन है। फॉर द वेदर इंफॉर्मेशन पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड। जो पोलर आइस कैप के ऊपर मौजूद होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर, ये हमारी वेदर सैटेलाइट्स की नेविगेशन यानी कि वेदर की नेविगेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि ये रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन्स इनको चलाने के लिए यूज होते हैं। 200 से ज्यादा अर्थ बेस स्टेशन हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब रिमोट सेंसिंग क्या चीज होती है? स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। इसको रिमोट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से अर्थ की स्टडी करना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक और एमसीक्यूज के लिए 2-3 एमसीक्यूज यहां से बनते होते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम असल तौर पर क्या चीज है? जीपीएस जिसको कहते हैं। ये क्या चीज है? लोकेशन को मापना। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम एस्टेब्लिश बाय द 24 सैटेलाइट। 24 सैटेलाइट्स ये मिलकर जीपीएस बनाते हैं। ये 400 किलोमीटर हाइट अर्थ सरफेस से ऊपर है, 6 ऑर्बिट्स के अंदर ये घूम रहे हैं। 4 सिग्नल्स रिसीव होते हैं एट ए टाइम उस डिवाइस के अंदर या मोबाइल के अंदर, जो कि एक्यूरेट लोकेशन बनाने के लिए, बताने के लिए यूज होते हैं। हाइकर्स हैं, पायलट्स हैं, तो वो सारे के सारे लोग जीपीएस जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को यूज करते हैं अपनी स्टडीज के दौरान। इवन हम लोग वाइल्ड लाइफ की स्टडी करते थे तो किसी जानदार को हम देखते हैं तो तब भी हम लोग जीपीएस, मोबाइल में एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, लोकेशन किसी को हमने भेजनी हो तो किसके जरिए करते हैं? ये जीपीएस ही तो है जो गूगल मैप्स के ऊपर आ रहा होता है सारा कुछ। ये पूरे चैप्टर की समरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहला सैटेलाइट है कब भेजा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने भेजा था और इसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। ठीक है। और उसके बाद जनवरी 31, 1958 को लॉन्चेस टू एक्सप्लोर 1 जो है वो वैन एलन रेडियो स्टेशन बेल्ट के ऊपर भेजा गया था। ये रेडियो स्टेशन बेल्ट के मालूम करने के लिए ये भेजा गया है 1958 के अंदर। और 1961 के अंदर ये सोवियत यूनियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू एंटर इनटू द स्पेस एंड रिटर्न सेफली। पहला ह्यूमन जो कि स्पेस में गया था और वापस आया था, उसका नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यूरी गैगरिन। जुलाई 1969 को ये तो सबसे ज्यादा आता है, ये तो पता नहीं कितनी बार पास पेपर में, पीपीएससी में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पास पेपर डिस्कशन में। नील एम आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वो पर्सन था जिसने पहली बार चांद के ऊपर जो गया था। ठीक है, अपोलो 11 मिशन के अंदर। ये तीनों की तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों एमसीक्यूज। और कब गया था? मार्च 1994 में कौन सा सिस्टम? जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया गया था। नवंबर 1998 के अंदर ये फर्स्ट पीस ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लॉन्च किया गया था। और अगस्त 2012 के अंदर क्या किया गया है? अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट रोबोटिक, ये इसका नाम क्या चीज है? क्यूरियोसिटी इज लैंडेड ऑन द मार्स। मार्स के ऊपर कब गए थे? 2012 के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी। इसमें थोड़ा सा रट्टे वाला सिस्टम ही है, रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके अंदर बहुत एमसीक्यूज बेटा बनते हैं। ये 5वीं क्लास है, आप नोट्स और बुक्स को देख लें और इसको देख लें, ये कितनी कंप्रीहेंसिव लिखी हुई है। इसलिए कहता हूं खुदार आप बुक्स पढ़ें। ये इस तरह से जब लाइव पढ़ेंगे, चीजों को खुद हाईलाइट करेंगे, ये ज्यादा याद होंगी। एमसीक्यूज की बुक की तरफ ना जाए, टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें 8वीं क्लास तक, 4वीं से 8वीं तक आप साइंस पढ़ लें। यकीन जाने कि आपका एवरीडे साइंस का एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं होगा। आगे आ जाता है जी, यहां से भी हम लोग एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। स्पेस इज अनलिमिटेड एक्सपेंस इन विच हेवनली बॉडीज सच एज द मून, अर्थ, सन, स्टार, गैलेक्सीज आर लोकेटेड। नासा एक अमेरिकन एजेंसी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और एविएशन में यूज होती है। सैटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट है विच रिवॉल्व अराउंड एन अदर बिग ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, जो कि किसी भी हेवनली बॉडी के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो इंसान खुद भेजता है ये अपने फायदे के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की
pace with the earth and complete its orbit in 1 day। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, कितने डे के अंदर? 1 डे के अंदर कंप्लीट करता है, जितनी देर में अर्थ अपना राउंड है वो कंप्लीट करती है। सैटेलाइट आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन, नेविगेशन, टीवी डिस्प्ले, वर्ड ओवर सर्वे, वेदर कंडीशन, सारा कुछ बताने के लिए। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है मेड द ह्यूज लेबोरेटरी ऑर्बिटिंग स्पेस अराउंड द अर्थ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे बड़ी लेबोरेटरी है जो कि अर्थ के ऊपर काम कर रही है, और 4 कंट्रीज ने मिलकर ये बनाया हुआ है ISS। ये बड़ी काम की चीज है। ये आप लोगों ने काउंटलेस ऑफ द शाइनिंग स्टार, अब ये काउंटलेस ऑफ द शाइनिंग लाइट्स, ये ज्यादातर बच्चे स्टार्स लगाएंगे अगर बुक नहीं पढ़ी होगी इनको। ये डिफरेंट हेवनली बॉडीज है जो कि ऊपर कर रही होती हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? 1 दिन के अंदर जो कि अर्थ कंप्लीट करती है। सूरज के इर्द गिर्द पूरे साल में अर्थ कंप्लीट करती है, तो ये भी पूरे साल के अंदर वो एक सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा ये भी, और अर्थ के इर्द गिर्द ये 1 दिन के अंदर, जितनी देर में अर्थ अपने इर्द गिर्द घूमती है तो ये भी 1 दिन में अपना वो कंप्लीट करता है। फर्स्ट मैन स्टेप ऑन द मून, ये मैंने अभी बताया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट सिस्टम लोकेट, वो जो GPS सिस्टम होता है जो कि अर्थ स्पेस के अंदर मौजूद है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब भेजा गया था? 1957 के अंदर, स्पुतनिक 1 है। ये MCQs के लिहाज से चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले हम लोगों ने ये सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण वाला भी 9वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था 4th क्लास के अंदर MCQs के लिहाज से, उसमें भी बड़ी एनर्जी लगी थी, इसमें भी बड़ी एनर्जी लगी, देख लें पसीना पसीना हो गए। तो ये याद रखिएगा कि हर MCQs को अगर गौर से आप लोग रीड आउट कर लेंगे ना तो ये आपको ये मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि कौन कौन सा चीज़ है MCQs बन सकती है, कि हम अनइम्पोर्टेंट किसी लाइन को बना के छोड़ ना जाए और वो MCQs ना आ जाए। होप सो कि ये समझ आ गई होगी। अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, हो सकते हैं जिसके अंदर रेगुलर टेस्ट सेशन है वो हमारे चल रहे हैं, ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए भी और 1 पेपर जॉब प्रिपरेशन के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।